जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। साथियों, हम लोग अभी तक लेसन 4 तक के वीडियो को बना चुके हैं और ये हमारा मैथ का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। जो छात्र छात्राएं इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने जा रहा है। तो आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देखें। और आज हम लोग चलते हैं लेसन 5 जो है, हमारा चैप्टर 5 जो है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको एपी भी हम लोग बोलते हैं, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हल करने की विधियां कैसी है। चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। फर्स्ट टाइप हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट टाइप है कि 1, -5, -11, -17, का 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये जो है इसका 29वां पद पूछ रहा है। मतलब कि ऐसे करके जैसे 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ऐसे करते करते 29 नंबर पे कौन सा अंक आने वाला है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो उसे हम लोग सूत्र से जानते हैं। हम इसमें उतना डिटेल नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ये हमारा मैट्रिक का क्रैश कोर्स है। जो छात्र छात्राएं इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के बेस को लेकर के, उन लोगों को देखते हुए हमने उतना डिटेल नहीं, बस आपको हल करने के तरीके बता रहे हैं। ठीक है, तो उस हल करने के तरीकों को ध्यानपूर्वक समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है? जो दिया है इसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है कि हमें दे दिया गया कि एक एपी है जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसका वैल्यू दे दिया है 1, -5, -11, -17, ... ठीक है, इसलिए यहां से हम लोग ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो कि हमारा 1 प्राप्त हो गया। ए जिसको प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद इसी से ज्ञात कर ले हम लोग डी का वैल्यू। डी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात होता है? तो हम लोग ज्ञात करते हैं ए अगले पद, मतलब कि उसके अगले पद से ठीक उसके पिछले पद को घटाते हैं। ठीक है, मतलब कि A2 - A1, या फिर आप ज्ञात कर सकते हैं A3 - A2, मतलब कि A2 का मतलब कि दूसरा पद, A1 का मतलब कि पहला पद, A3 का मतलब कि तीसरा पद। ठीक है, तो या तो आप दूसरा पद से पहले पद को घटा के निकाल सकते हैं, या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से। इस प्रकार से हम लोग डी का मान ज्ञात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन बोल देता है कि कुछ एपी के वैल्यू दे देगा, बोल देगा कि इसमें सार्वंतर ज्ञात करें। तो इसकी विधि बस यही है कि दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, मतलब जो भी पद लगातार 2 दिए गए हो तो उससे अगले वाले पद से ठीक पिछले वाले पद को हमें माइनस कर देना, घटा देना होता है। चलिए चलते हैं इसमें डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। डी का वैल्यू ज्ञात करें तो चलिए इसको जो है देखते हैं। तो दूसरा पद अगर देखें तो हमारा जो है -5 दिख रहा है और माइनस पहला पद हमारा जो है 1 है। ठीक है, 1 है तो 1। अब इसको देखते हैं, हमको घटाना है। घटाने का अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह माइनस में फिर दूसरी जगह माइनस में। माइनस मतलब हमारे अनुसार आप कर्जा ध्यान रखिएगा कि कर्जा है, मतलब कि 2 दुकान पे हम लोग कर्जा लिए हैं। एक दुकान पे -5 मैंने 5 रुपया, एक दुकान पे 1 रुपया। इस प्रकार से टोटल कर्जा हमें प्राप्त हो जाता है 6 रुपया, जो कि माइनस में आने वाला है। इस प्रकार से डी का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब हम लोग चलते हैं किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए सूत्र से। ठीक है, तो हमारा चलता है सूत्र क्या? सूत्र से चले तो हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। सूत्र से इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। a का वैल्यू हमें 1 मिल चुका है, प्लस देखिए इसमें 29वां पद, मतलब कि n का वैल्यू जो है हमें 29 दे दिया है। ये लिखना भूल गए थे। 29वां पद वहां पद जिसमें लगा दिया उसका मतलब वो n का वैल्यू दिया है। ठीक है, याद रखना इतना। 29वां पद मतलब कि n का मान हमें क्या मिल गया है? 29। तो अब a29 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो a है तो a के लिए 1 हमें प्राप्त हो गया, प्लस n के जगह हमें 29 प्राप्त हो जाएगा, माइनस में 1 और गुना में d का वैल्यू हमें -6 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 1 प्लस 29 में से 1 घट गया तो हो गया 28, गुना में -6। पहले गुना का वर्ग करते हैं ना, कि पहले जोड़ देना, जुड़ना नहीं है, पहले गुना का वर्ग। 1 प्लस माइनस को गुना करते, चिन्ह में अंतर तो हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा एक समान, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो प्लस, अंतर तो माइनस।
अब 28 को गुना कर दे तो 6 8 8 48 के हो जाएगा 8 8 6 दूनी के 12 और 12 4 16। ठीक है, के 8 और फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस में है 1 रुपया, मतलब कि हमारे पास है, माइनस में है 168 रुपया। अगर दे देते हैं तो हमारे पास जो है 1 रुपया का मतलब कर्जा दे दिए, मतलब कि 167 रुपया हमें और कर्जा देना है। इस प्रकार से हमारा A29 का वैल्यू प्राप्त हो जाता है माइनस में 167। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं टाइप 2 पर। तो चलिए अब चलते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 जो है टाइप 1 का ही एडवांस टाइप है, ये जो उससे थोड़ा अच्छा टाइप है। समझते हैं, कह रहा है कि एपी, ये भी सेम वैसा ही लेकिन इसमें कुछ अलग है, देखते हैं क्या अलग है। कह रहा है एपी 3, 10, 17, डॉट 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 का कौन सा पद, देखिए यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया है, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि पद अगर लगा दिया, वहां पद लगा दे या पद लगा दे तो हमारा जो है n का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पद तो लगाया है लेकिन n का वैल्यू के अंक के, पिछले क्वेश्चन में हम लोग का वहां पद के पहले कुछ ना कुछ अंक डाला था, इसमें 29 डाला था तो हम लोग का n का वैल्यू 29 मिल गया था। लेकिन इस बार जो है वही पद पूछने वाला, मतलब कि इस बार हमारा n का वैल्यू ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है कि पहले लिख ले, एपी जो दे दिए इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। एपी 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलते हैं। इसलिए ए का वैल्यू हमारा प्राप्त हो जाता है 3 और डी का वैल्यू ज्ञात करें तो हो जाएगा, देखिए उस बार दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे थे, इस बार जो हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा रहे हैं, सेम वैल्यू आने वाला है। तो 17 - 10 इक्वल टू में हो जाएगा 7। चाहे आप दूसरे से घटाएं पहले को या फिर तीसरे से दूसरे को, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हुए और देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या पूछने वाला है। तो कह रहा है कौन सा पद, मतलब कि n का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है 2 टाइप से इसमें पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का दे देगा, इसमें 2 टाइप हमको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, यहीं पे डाल देगा कौन सा पद, और इतना न लिख करके, देखिए ये जो है पार्ट न लिख के डाल देगा कौन सा पद, कोई अंक है, जैसे 224, 280 है, 290 है, 270 है, 848 है, कुछ भी दे देगा। मतलब कि इसके बाद डायरेक्ट अंक मिल जाए, इसके बाद डायरेक्ट हमें क्या मिल जाए, अंक मिल जाए। इतना है, अंक के बाद है डाल दिया। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें an का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, an का वैल्यू दे दिया है और an का वैल्यू दे दिया है और हमसे n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पद जब भी डालेगा तो n का वैल्यू दे देगा और जो भी n का वैल्यू होगा हमारा अंक हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हमारा जो है वहां पद करके पूछ रहा था तो उस स्थिति में हमें an का वैल्यू ज्ञात करना था। तो इस बार जो है an का वैल्यू दे देगा अंक के रूप में। लेकिन देखिए उससे भी थोड़ा सा एडवांस टाइप को हमने लिख दिया, तो बोला कि कौन सा पद, मतलब an। अब an क्या दिया है, अंक ना दे करके क्या दे दिया, तो दे दिया करके 13वें पद, 13वां पद को हम लोग लिख सकते हैं A13, 13वें पद को A13 से 84 अधिक है। अधिक मतलब कि क्या, जोड़, मतलब कि प्लस में इसमें 84 करेंगे, 13वें पद में 84 करेंगे तो वो an का वैल्यू प्राप्त होगा। तो कौन सा पद होने वाला है, मतलब वही n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिर चलते हैं वहीं अपना सूत्र से चलते हैं। तो n के लिए हमें सूत्र पता है, क्या होता है, a + n - 1 इंटू में d बराबर में A13 के लिए हम लोग का सूत्र हो जाएगा a प्लस में 13 माइनस में 1 इंटू में d प्लस में 84 है तो 84। ठीक है, देखिए इसको हमने 13वें पद के जगह पे ये यहां से यहां तक वैल्यू को पुट किया। सूत्र के अनुसार n में अगर रखेंगे, n के जगह देखिए यहाँ पे
13 रखेंगे इस स्थिति में तो 13 हो गया है, -1 है तो -1 है, ए इधर में था तो ए, डी है उधर में तो डी, प्लस में 84 84। अब हमें ए और डी का वैल्यू रख देना है। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं। तो ए का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है 3 प्लस एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू इसमें हमें ज्ञात करना है, इस एन को हमें ज्ञात करना है चूंकि यही पूछ रहा है, गुना डी, तो डी का वैल्यू हमें आ गया है 7 बराबर में फिर ए का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार मिल गया हमें 3 प्लस 13 से घट गया तो हो गया 12 गुना डी का वैल्यू हमें फिर मिल गया 7, अब प्लस में आ गया 84। ठीक है, अब देखते हैं कि एक प्रकार का ये समीकरण बन गया, क्योंकि बीच में बराबर आ गया है। तो इन स्थितियों में हमें इधर में और या फिर या फिर तीर के हम लोग निशान को देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और हल करते हैं। 3 है तो 3, हम 7 को इसमें गुना कर लें। ठीक है, तो 7 को n से गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारा 7n 7n माइनस 1 को 7 से गुना कर जाएगा 7 बराबर में, यहाँ पे फिर गुना पहले कर लिया जाए तो 3 प्लस बरसते 84। ठीक है, 7 दूनी के 14, 7 1 हो जाएगा 8, प्लस में फिर 84 है तो 84 डाल देते हैं। और अब करते क्या है कि n को इधर ही छोड़ देते हैं, n वाले पद को, और सारे अंक को उधर लेके चले जाते हैं। इधर में बच जाएगा 7n बराबर में 3 प्लस 84 प्लस 84 प्लस यहाँ पे माइनस में 7 है तब प्लस में 7, अब प्लस में 3 है तो यह जाएगा इधर में माइनस में 3। ठीक है, हल करते हैं इसको, थोड़ा पहले जोड़ घटाव कर लिया जाए। देखिए 3 यहाँ पे प्लस में है, 3 यहाँ पे माइनस में है, इस प्रकार से 3 को हम लोग हटा दें, कैंसिल कर देते हैं। 84 और 7 को जोड़ लिया जाए तो 7 4 11 11 4 15 की हो जाएगा 5, हाथ में लग गया 1, 8 8 16 16 1 हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, इधर में हमारा जो है n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस बार करते क्या है कि अब 7 को गुना में तो इसको बट्टा में हम लोग ले लेते हैं, तो बट्टा में आ जाएगा 7। चलिए 7 से इसको भाग दे करके कटा लिया जाए तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, बच गया 3 बन गया 35, तो 7 5 35। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा 175, इसलिए हमारा n का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाता है 25। यही हमारा आंसर है। चाहे तो आप अतः में भी लिख सकते हैं कि अतः एपी का 25वां पद क्या होगा, तो 13वें पद से 84 अधिक होगा। 13वें पद से 84 अधिक होगा, अधिक है यही हमारा हो जाता है आंसर। ये देखिए थोड़ा सा एडवांस टाइप था ही, ध्यानपूर्वक इसको 1-2 बार रिपीट कर ले, अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो। और इस देखिए ये टाइप एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है बोर्ड मॉडल में, क्वेश्चन बैंक को आप उठा के देखेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझें। चलिए चलते हैं टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 जो है उससे भी थोड़ा सा एडवांस है। इस बार देखिए कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। एपी उस बार तो हम लोग देख रहे थे कि ए का मान डी का मान आसानी से ज्ञात कर लेते थे, लेकिन इस बार ना एपी के लिए ए का मान दिया है नहीं डी का मान दिया, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में बोल दिया है क्या कि एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 हो तो एपी के कुछ पदों को लिखें या पद को प्राप्त करें। मतलब कि एपी के हम लोग शुरू से 2 3 4 पद को हमें दर्शाना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन में। तो जो दिया है उसको एक बार हम लोग लिख लें। दिया है कि क्या दे दिया हमें, तो दे दिया है कि एपी का 8वां पद अर्थात कि A8। अब देखिए A8 के जगह हम लोग लिखें तो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं कि A हो गया तो A प्लस में जितना पद कहेगा उससे एक कम लगा करके इसको शॉर्ट तरीके से कैसे, देखिए इसको घटा के भी लिख सकते हैं। इसको जो है A है तो A प्लस 7, 8 में से घटा देता 7D, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी का वैल्यू दे दिया है हमें, कितना दे दिया है 17। देखिए साथियों इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि A और D के रूप में डायरेक्ट, इतना ये जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। कैसे लिखना है कि जॉन कोई भी पद बोलेगा तो उसमें A तो एकदम फिक्स है जोड़ना, तो A को जोड़ेंगे तो A प्लस और जितना पद बोलेगा उससे ठीक एक कम करके उसमें D लगा देना।
तो देखिए 8वां पद बोला था, एक कम किए तो 7, उसमें डी लगा दिए, मतलब कि इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है। और इसके साथ में दे दिया है तथा इस बार क्या दे दिया, तो 14वां पद दिया है, 14वां पद, ठीक है। 14वां पद मतलब कि A14 का वैल्यू दे रहा है। A14 को हम लोग देखिए आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इतना ना करके लिख सकते हैं A प्लस जितना बोले हैं, कौन सा पद बोला है 14, तो इसमें से एक कम कर देंगे, 13 इंटू में डी लगा देंगे और इसका वैल्यू दे दिया हमें 29 दे दिया है। देखिए एक प्रकार का ये जो है समीकरण प्राप्त हो गया है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, जो कि हम लोग 3 पार्ट में देखे हुए हैं। एक्स वाई ना देकर के यहाँ पे ए और डी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चर है ना, ए से जेड के बीच में जो भी आएंगे उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो ए और डी आया ही है, इस वजह से इस चर है, तो दो चर वाले ये बन जाता है रैखिक समीकरण, और 2 दिया इसलिए हम लोग बोलते हैं युग्म। तो इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, ठीक है। अब करना हमें क्या है, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, जैसा आप इच्छा करें वैसा कर सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया जाए, बड़ा से छोटा को घटाया जाए, अच्छा लगता है थोड़ा। तो लिखेंगे इस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है। हमने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमको घटाना है। समीकरण 2 जो है a प्लस में 13d अब बराबर में आ गया है 29, इसको घटाना है a प्लस में 7d अब बराबर में आ गया हमारा 17। अब देखिए घटाने की स्थिति में हम उसमें भी बताए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात तीन जो हमारा लेसन था उसमें, घटाने की स्थिति में हमें नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक चिन्हों को चेंज करना होता है। देखिए इसका चिन्ह प्लस है, अब इसको हम लोग लेके चलेंगे क्या से, माइनस से। इसका चिन्ह भी प्लस है, अब चलेंगे माइनस से। इसका चिन्ह भी देख रहे हैं प्लस है, और ये भी हो जाएगा क्या से, माइनस। अब इसको हमें जो है सोल्व कर देना है। तो देखिए ए यहाँ पे प्लस में है, अब ये नीचे वाला चिन्ह से चलेंगे, ये यहाँ पे माइनस में, तो इस प्रकार से ए जो है कट गया, ठीक है। बात करते हैं तो देखिए 13d मतलब कि 13d प्लस में है, मतलब कि अपने पास है, उसमें से 7d जो है माइनस में है, मतलब कि कर्जा लिया है, तो दे देंगे तो 6d हमें हमारे पास रह जाएगा बराबर में। देखिए 29 रुपया जो है प्लस में, चिन्ह कुछ भी नहीं तो प्लस, और 17 रुपया जो हमें माइनस में हुआ है, मतलब कि 17 रुपया कर्जा लिए है, देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 से 7 घट गया 2, और 2 से 1 घट गया 1, इस प्रकार से 12 प्राप्त होगा। और यहां से हम लोग डी का वैल्यू ज्ञात कर लें, इसलिए डी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब 12 बट्टा में 6 घटा ले तो 2, इस प्रकार से डी का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है 2, ठीक है। अब करेंगे क्या कि डी के मान को जो भी प्राप्त हो जाता है, डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख ले, चलिए 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान जो हमें 2 प्राप्त हो गया है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, 1 में रखना है। तो चलिए समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया है, ए है तो ए प्लस 7 है तो 7, इसके इंटू में डी, देखिए जब भी चार अचर साथ में तो इंटू लगा होता है, इंटू में डी, और डी का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 2, और बराबर में मिल गया है कितना, 17। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ए का हमें ज्ञात करना है मान, चूंकि अचर पद है, चर पद है, तो इन सारे अचरों पद को उधर लेके चले जाते हैं, तो ए इधर ही छोड़ देते हैं, 17 है तो 17 प्लस में, तो इधर माइनस में, 7 दूनी का हो जाएगा क्या 14, इसलिए ए का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो जाता है 3, ठीक है। तो हमें ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन कहे कि इस पद को ज्ञात करें, चाहे इतने पद ज्ञात करें, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम लोग प्राप्त कर लेंगे एपी, अतः एपी हमारा क्या होता है, तो पहला पद जो हो जाता है जो 3 है। अब पहले पद में प्रत्येक डी को जोड़ते चल जाएंगे, हमारा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मिलते चल जाएगा। तो 3 हो गया ए का वैल्यू, और डी का वैल्यू आ गया 2, इसलिए 3 में 2 जोड़ दे तो हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ दे तो हो जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ दे तो हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ दे तो 11। इस प्रकार से हमारा एपी प्राप्त हो जाता है, और यही हमारा हो जाता है आंसर। समझ में आया, ये भी बहुत मस्त टाइप है, और ये तो इजी है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा पद दिया उसके जगह ए और डी के रूप में लिख ले, उसको समीकरण 1 बना ले, फिर अगले से वैसे ही करे, ए और डी के रूप में लिखे, समीकरण 2 बना ले, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा ले। ये हमेशा ऐसा करना है, ऐसे करके यहाँ से आपको डी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और डी का वैल्यू जही प्राप्त हो गया, आप उसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके ए का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब बोलेगा कि हमें जो है एपी प्राप्त करना है, तो हम लोग ए को मान रख के फिर उसमें डी जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे, तो हमें एपी प्राप्त हो जाएगा।
अगर बोलेगा ये नहीं इतना इतना दिया है तो हमारा जो है 35वां पद ज्ञात करें, 38वां पद ज्ञात करें, तो बस हम लोग सूत्र लगा देंगे, प्लस 35 का रहता है प्लस 34D का, 38 पद तो प्लस 37D का, और हम लोग वैल्यू पुट करके हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं टाइप 4 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है और है इजी भी। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ये बिल्कुल अलग दे दिया ला, इसमें एपी दिख ही नहीं रहा है, एपी के बारे में कुछ कहा ही नहीं रहा है, तो कैसे समझेंगे कि एपी में है। ठीक है, तो इसमें जो है बस यही दे देगा 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, कुछ भी दे देगा, बोल दिया कि इतने अंकों की। ठीक है, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो देखिए इसके कहने का मतलब कि अगर उस अंक को स्टार्टिंग के, जैसे ये क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की, तो 2 अंकों का स्टार्टिंग हम लोग करे थे, हमारा स्टार्टिंग होता है 10 से और इंड में हमारा खत्म कितना होता है तो 99 पे। अगर इससे एक भी कम करें तो ये हो जाएगा 9 जो कि 1 अंक है, 10 जो है 2 अंक है। इससे एक भी बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100 जो कि हमारा 3 अंक है, लेकिन हमें चाहिए था 2 अंक। इसका मतलब कि सही में हमारा 10 और 99 ही 2 अंक कहलाएंगे। ठीक है, और इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं, तो अब इसमें कौन सा कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है, मतलब कि पहले हमें देखना होगा कि इसमें कितनी संख्या है जो 3 से कटने वाली है। विभाज्य का मतलब कि कटने वाली। ठीक है, तो अगर हमें शुरू से अगर देखते चले तो शुरू से हमें 3 से अगर वैसी कोई संख्या मिल जाए, ये संख्या है, तो उसके ठीक तीसरे अंतराल पे उसके 2 अंक को छोड़ करके और तीसरे अंतराल पे वो भी संख्या 3 से कट जाएगा, उसके तीसरे अंतराल पे वो भी संख्या 3 से कट जाएगा। मतलब कि बस हमें पहले ए का वैल्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला पद कितना बन रहा है, और उसमें प्रत्येक 3 अंक पे तीसरा अंक पे आने वाला जो है तीसरे पद पे आने वाला अंक है बिल्कुल कटेगा ही कटेगा। मतलब कि हमें ए प्राप्त होना चाहिए, और उस प्रकार से प्रत्येक 3 अंक कहने का अर्थ है कि वो हमारा सार्वंतर हो जाएगा, डी का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पहले ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है क्या, लिख लिया जाए एक बार। दिया है कि बोल रहा है 2 अंकों की, अर्थात लिख सकते हैं कि 2 अंकों की छोटी संख्या बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 तथा बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गया 99। अब 10 और 99 के बीच जो संख्या 3 से कटने वाली है वही हमारा एपी बनने वाला है। ठीक है, अब हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना। इसमें एपी कैसे बनेगा, तो 10 और 99 के बीच में, तो पहले हम लोग ज्ञात करें कि 10 के आगे आने वाले में कौन सा संख्या होगा जो 3 से कटेगा, और 99 से तो आगे नहीं बढ़ना है, तो 99 कट जाएगा 3 से तो ठीक है, नहीं तो उसके पीछे हम लोग जाएंगे कि वो कौन सी संख्या है जो अंतिम संख्या है वो कि 3 से कटने वाली है। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि रफ में जो भी हमारा 10 प्राप्त हुआ है इसको हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे तो तितरी का हो जाता है 9 और बच जाता है 1। ठीक है, अब करना क्या होता है कि हमें शेष में वो कौन सा अंक जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, जो अंक जोड़ेंगे, ठीक है, वही संख्या को हम लोग ए प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि शेष में क्या जोड़ा जाए कि वो 3 बन जाए। ठीक है, अगर 7 से कहेगा विभाजित तो 7 बन जाए, 5 से कहेगा विभाजित तो 5 बन जाए, इस प्रकार से। तो ए को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं क्या कि जो भी हमारा छोटी संख्या, जितना अंक बोलेगा वो छोटी संख्या में जोड़ देंगे जो हमारा प्राप्त हुआ अंक आएगा, और इसी से हमारा ए का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो शेष जो है 1 है, और 1 में हम 2 जोड़ देते हैं, 2 और 1 हो जाता है 3। इस प्रकार से देखिए हम छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। छोटी संख्या इस प्रकार से हम ए प्राप्त कर सकते हैं। ए के लिए जो है छोटी संख्या 10 है, प्लस वो अंक जो है 2 होने वाला है। इस प्रकार से हमारी ए का वैल्यू प्राप्त हो जाता है 2। और इस प्रकार से हमारा जो है 12 जो है ये ए का वैल्यू प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं बड़ी संख्या से,
और बड़ी संख्या से हम लोग सबसे अंतिम पद को एन या एल द्वारा सूचित करते हैं, तो वो ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतिम पद में भी भाग दिया जाएगा हमें 3 के द्वारा। अंतिम पद में हम 3 से भाग देते हैं तो तितरी के हो जाता है 9, और ये जो है समाप्त हो जाता है, फिर 9 उतरता है, फिर तितरी के 9, और इस प्रकार से ये कट जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जब कुछ भी नहीं बचा है तो अब हम करते क्या है कि हमें एल या ए एन, मतलब कि अंतिम पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो एल या ए एन को हम लोग करते हैं क्या कि जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या माइनस में हम लोग कर लेते हैं शेष, इसी से हमें प्राप्त हो जाता है ए एल कहे या फिर ए एन कहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बड़ी संख्या देख रहे हैं 99, और इसमें से सब कट गया मतलब 0, अर्थात हमारा जो है अंतिम पद 99 ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम एक सही तरीका से हम एपी को बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं निम्न है। विभाज्य संख्याएं निम्न है, पहले हम लोग इस प्रकार से एपी प्राप्त कर लेते हैं, निम्न है। अब क्या होगा हमारा, तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो ही गया है जो कि है 12। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ते चले जाएंगे, तो अगला हो जाएगा हमारा 15, अगला हो जाएगा 18, अगला हो जाएगा 21, डॉट 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 कहां तक, तो अंतिम पद हमें प्राप्त हो गया है 99। मतलब कि ये सारे पद जो है हमें क्या पता है, तो 3 से कट जाएंगे। ठीक है, अब इन स्थितियों के द्वारा हम लोग ए डी सारा चीज ज्ञात कर लेंगे। तो ए तो प्राप्त हो गया, इसलिए ये हमारा एपी बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बराबर 12, और डी का मान, तो जो विभाजित संख्या जिससे विभाजित करेगा वही डी का मान होता है, नहीं तो आप घटा के भी देख सकते हैं। तो डी और हमारा ए एन का वैल्यू प्राप्त हो गया क्या, 99। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो बोलिए रहे कितनी ऐसी संख्या है, मतलब कि एन हमें ज्ञात करने हैं। चलते हैं डायरेक्ट सूत्र से चलते हैं। तो हमारा जो है ए एन बराबर सूत्र बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन के जगह हो जाएगा 99 बराबर ए के जगह हो गया 12 प्लस एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, चूंकि यही ज्ञात करना है, और डी का वैल्यू प्राप्त हो गया 3। इसको हल कर लें, चूंकि समीकरण बीच में बराबर आ गया तो समीकरण का टाइप हो गया है। पहले करते हैं क्या कि इसमें से जो प्लस के रूप में इसको हम लोग हटा लेते हैं, बाएं तरफ डालते हैं, तो प्लस में है तो बाएं तरफ में आ जाएगा, तो 99, और ये हो जाएगा माइनस में 12। अब बराबर में, तो इसको हटा ले तो बच गया है एन माइनस 1, इंटू में हो गया है डी का वैल्यू जो कि 3 है। घटा लेते हैं, तो 9 में से 2 घट गया, हो गया 7, और 9 में से 1 घट गया तो हो गया 8। अब देख रहे हैं कि 3 इधर में गुना में है। ठीक है, इंटू में, टोटल के इंटू में 3 जो है, तो डायरेक्ट इसको हम इसके बट्टा में रख लेते हैं, तो हो जाएगा 87/3 बराबर में हमारा n माइनस 1 हो गया। देखिए इस प्रकार से जब इंटू में पूरे की गुना में है, इसलिए हम लोग 3 को बट्टा में ला देंगे। अगर यही स्थिति दे दे कि n 2n माइनस में 1 गुना 3, तो इस स्थिति में हम 3 को बट्टा में कभी नहीं ला सकते। ध्यान दीजिएगा, ये जो है चूंकि 3 इसमें गुना नहीं है, इसमें तो गुना है, इसमें गुना नहीं है, तो इन स्थितियों में कभी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे कि डायरेक्ट इसको बट्टा में रख ले। इन स्थितियों में हम लोग अलग अलग हल करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के हो कि इंटू में दिएगा, मतलब कि 3 इससे भी गुना हो और इससे भी, इसके अंदर में जितने भी पद आ रहे हैं सारे से गुना हो, तो उन स्थितियों में 3 डायरेक्ट गुना से बट्टा में भागा में आ सकता है। चलिए कटाते हैं इसको, 3 एकम 3, इसको कटा लें तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, बच जाता है 2, तो 27, तो 9 3 27। इस प्रकार से हमारा जो है ये बन गया है 29 बट्टा में 1 को छुपा देते हैं, माइनस में 1 है तो प्लस में 1 बराबर में n, इसलिए n का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 29 1 30, 29 1 30, यही n का वैल्यू प्राप्त हो गया। अतः में हम लिख सकते हैं कि अतः दो अंकों की 30 ऐसी संख्याएं हैं, जो 3 से विभाज्य है।
ये जो है मस्त टाइप है। देखिए इसको रफ में करना है, इसको आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए दर्शा दिया है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए हमने क्या किया कि इसको दर्शा दिया कि ए ध्यान, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि ए का मान हमें कैसे ज्ञात करना है और एल या ए एन का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। ये जो है टाइप आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर उतारिएगा लेकिन इसको रफ में काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप 4। मिलते हैं टाइप 5 में। चलते हैं अब टाइप 5 में। टाइप 5 जो है ये जो है बिल्कुल भिन्न है उन सबो टाइपों से। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो उसमें जो है केवल पद पूछ रहा था और इसमें जो है पदों का डायरेक्ट योग पूछने लगा है। बोल रहा है कि इस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस प्रकार से हम 22 पदों को लिख दें और फिर सभी का योग कर दें तो कितना आने वाला है। देखिए बिल्कुल ही अलग टाइप है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बस सूत्र याद है तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि ए और डी का मान आप पहले ही जानते हैं कैसे ज्ञात होता है, एन का मान कैसे जानते हैं और एन का भी मान जानते हैं कैसे ज्ञात होता है, ठीक है। चलते हैं सूत्र को, चलते हैं इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन रूल हमारा वही है, पहले दिया है जो उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दे दिया, तो एपी 3, -2, -7, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसमें जो है जो अब क्वेश्चन में दे रहा है उसके अनुसार हम लोग लिखते चले, इसलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि ए का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 3। डी का वैल्यू ज्ञात करें तो डी का वैल्यू इस बार देखिए मान लेते हैं हम तीसरा पद में से दूसरा पद को हटाते हैं तो -7 से घटाना है किसको, -2 को। देखिए माइनस पहले से है और फिर -2 को इसमें हमें लिखना है, तो इन स्थितियों में हम लोग कोष्ठ में लिखेंगे -2 को। हमने इसको इसीलिए लिया है ताकि इस प्रकार के टाइप को भी आप समझ जाएंगे कैसे उसको हल करना है। -7 है तो -7 और फिर माइनस सूत्र में होता है और इसमें क्या किए कि दूसरे पद को घटा रहे हैं और दूसरा पद भी माइनस में, इसलिए इसको हम लोग क्या किए कोष्ठ में रख लिए। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर ले। तो 7 माइनस में जो था ही ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि सेम है, सेम चिन्ह होगा तो प्लस होता है। अब देखते हैं कि 7 रुपए जो है माइनस में मैंने कर्जा है और 2 रुपए हम क्या किए कि उसको दे देते हैं, तो हमारा जो है 5 रुपया कर्जा रह ही जाता है और यही हो जाता है डी का वैल्यू, ठीक है। तो हमें एक और डी का तो पुराना तरीका जानते थे। देखिए पद जिसमें जोड़ दिया वो भी हमें पता था कि वो एन होता था, इसलिए तथा एन बराबर भी हमें प्राप्त हो गया क्या, तथा एन का वैल्यू प्राप्त हो गया 22, ठीक है। अब कह रहा है कि एन का वैल्यू अब नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप एन ज्ञात करें, क्योंकि उसमें एनवा पद के लिए बोल रहा है कि ये पद ज्ञात करें, लेकिन इसमें योग पूछ रहा है। तो देखिए योग के लिए, योग का इंग्लिश होता है सम, ठीक है। और सम के लिए सूचक चिन्ह हम लोग उससे एस को निकाल देते हैं। तो अब ए एन नहीं कह के इसको क्या कहेगा कि एस एन का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब एन का वैल्यू प्राप्त हो गया तो हम एन न दे करके हम 22 भी लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार एस 22 का मान हमें ज्ञात करना है। चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, सूत्र को ध्यान से देखें। सूत्र जो होता है योग के लिए क्या सूत्र होता है, एस एन, जहां एन जो है पदों की संख्या बोल देगा, बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में हो जाता है हमारा d। देखिए ये सूत्र है। और कभी कभी हम एक और सूत्र का यूज करते हैं, जैसे हो जाता है उसके सूत्र n/2 इंटू में a प्लस में l, या फिर l के जगह हम लोग बोलते हैं an। तो जब ये इसमें a का मान दे दिया हो, l का मतलब अंतिम पद भी दे दिया हो और n हमें प्राप्त हो गया हो, तो इस सूत्र का यूज कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। नहीं तो फिर अगर नहीं दिया है अंतिम पद तो हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें अंतिम पद बोला नहीं, क्योंकि 22वां पद सीधे दे देता कि 22वां पद इतना है तो इन सबों को जोड़े, तो डायरेक्ट हम इस सूत्र को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बोला नहीं है, इसलिए हम लोग इस सूत्र का यूज करने वाले हैं। चलते हैं, हल करते हैं आगे की ओर। तो एस है तो एस अब एन के जगह में पता ही हो गया 22 बराबर में फिर एन जो आ गया तो 22/2 इंटू में 2 गुना ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गया है, प्लस एन के जगह 22 माइनस में ए का गुना में डी के जगह प्राप्त हो गया -5। चलते हैं इसको हल कर लें। तो देखिए 2 एकम 2 और 11 दूनी का हो जाता है 22, मतलब कि इसके जगह हो गया 11 इंटू में 3 दूनी का हो जाता है 6, प्लस 22 से 1 घट गया तो हो गया 21 और गुना में आ जाता है मेरा -5। चलिए पहले इंटू को कोष्ठ को हल करते हुए चले। तो कोष्ठ में देख रहे हैं पहले गुना है तो गुना वाला काम कर ले, 6 है तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 21 बचे हो जाता है 75 से, मतलब कि 105, ठीक है। इसके अंदर में और हल कर लें 11। देखिए इसमें गुना छिपा होता है, इंटू के जो है करीब में निकट में हमेशा गुना छिपा होता है।
अब इंटू हटाएंगे तो यहाँ पे गुना को दर्शाना होगा। अब इसमें घटा दे रहे हैं तो ये जो है 105 रुपया कर्जा में है, 6 रुपया हमारे पास प्लस में है, मतलब देंगे तो 99 रुपया और हमें कर्जा देना पड़ेगा। और चलिए इसको और हल कर लेते हैं। तो माइनस है तो माइनस 11 से गुना कर ले इस 99 में, तो 11 9 99 के हो जाएगा 9, हाथ में लग गया 9, 11 9 99 9 हो जाता है 108। इस प्रकार से SN का S22 का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया का माइनस में 1089, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही प्लस में है, आपका माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे माइनस में आ गया है, इसमें ऐसे इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ये मत सोचिए कि माइनस में आंसर आ गया तो गलती होगा, नहीं, आपका माइनस में भी आंसर आ सकता है, प्लस में भी आंसर आ सकता है। तो इसमें माइनस का ही आया है। ये जो है टाइप बिल्कुल सिंपल था, बस इसमें ध्यान देना है कि कौन कौन सा पद दिया है और सूत्र को एकदम कंठस्थ कर ले। सूत्र मेन इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसमें एल का मान जब दे देगा, अंतिम पद दे देगा, प्रथम पद दे दिया तो हम डायरेक्ट ये सूत्र का यूज कर लेंगे, लेकिन जब ये नहीं दिया है तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। तो चलिए, अभी तक हमने जो देखा बोर्ड मॉडल में ऐसे ही करके क्वेश्चन आपको पूछे हुए अभी तक, ठीक है। और इससे एडवांस हमें पूछने की आशा नहीं लगती है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बैंक को उठा के हम देखें तो लगभग में 15 से 16 साल के क्वेश्चनों को देखें तो बहुत जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो हम भी इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझाने की कोशिश किया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।